वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का यूनिट नंबर 8 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि हेल्थ क्या होता है, वेलनेस क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेलनेस कौन कौन से हैं, डिजीज और इलनेस में क्या फर्क है और ह्यूमन का रिस्पॉन्स इलनेस की तरफ क्या होता है। इस यूनिट के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, इसका सेकेंड पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। इस यूनिट में जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं हेल्थ। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये हमारे पास WHO की डिफिनेशन है हेल्थ की, ये आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख ले कि हमारे पास एक पर्सन हेल्थी कब कहलाएगा कि हेल्थ में हमारे पास कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकली एक पर्सन कंप्लीट होगा, मेंटली भी वो पर्सन कंप्लीट होगा और सोशली भी वो पर्सन कंप्लीट होगा, उसे ना तो कोई डिजीज होगी ना कोई इन्फर्मिटी होगी, तो ये पर्सन हमारे पास हेल्थी पर्सन कहलाएगा। फिजिकली वो हमारे पास कंप्लीट इस तरह होते हैं कि उसे कोई डिजीज नहीं होगी, उसे कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। मेंटली वो हमारे पास जो है इमोशनल माइंड के लिहाज से वो हमारे पास हेल्थी होगा, उसको कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं होगी और सोशली उसके जो इंटरेक्शन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, जो उसके सोशल वर्क्स वगैरह है वो हमारे पास कंप्लीट होंगे। अगर इन तीनों चीज़ों के हवाले से एक पर्सन हमारे पास कंप्लीट स्टेट में, तो वो पर्सन हमारे पास हेल्थी कहलाता है और उसको ना तो कोई डिजीज होगी ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी हमारे पास। सेकेंड डिफिनीशन इसका हेल्थ का है कि a dynamic state in which the individual adapt to change in internal and external environment to maintain a state of well-being। देखो हमारे पास एक पर्सन अनहेल्थी कब कहलाता है कि जब वो इंटरनल या एक्सटर्नल जो चेंजेस है अगर वो उसको सही से रिस्पांस ना दे, उसको अगर वो सही से रिस्पांस ना दे तो वो पर्सन हमारे पास क्या अनहेल्थी कहलाता है। लिहाजा हेल्थ वो स्टेट है, डायनामिक स्टेट है, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को अगर आपका रिस्पांस नॉर्मल हो और उसको आप एडॉप्ट कर ले तो फिर आप हेल्थी कहलाते हैं और इस स्टेज को कहते हैं हेल्थ। अब आ जाते हैं वेलनेस पे। वेलनेस इज द स्टेट इन विच एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मैक्सिमाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल। कि इसमें ऐसा होता है कि जो आपके एटीट्यूड होते हैं, जो आपके बिहेवियर होते हैं, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करते हैं, वो उसको मैक्सिमाइज करते हैं, उसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर आते हैं। इस स्टेट को कहते हैं वेलनेस। तो वेलनेस समथिंग रिलेटेड टू योर एटीट्यूड, योर फीलिंग, योर behaviors. Wellness is an active process oriented toward maximizing the potential of an individual. Wellness जो हमारे पास है ये एक एक्टिव प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहता है और ये आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करता है, उसे हाई पोटेंशियल तक लेकर जाता है। Wellness is a status in which individual is capable of meeting the minimum physical, psychological and social requirement of appropriate फंक्शनिंग। वेलनेस हमारे पास वो स्टेट है जो एक इंडिविजुअल की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है या साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है या उसकी सोशल रिक्वायरमेंट है, उसको एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग तक लेकर जाता है। एप्रोप्रिएट फंक्शन वो जो एक इंडिविजुअल से फंक्शन एक्सपेक्टेड होते हैं, जो उससे रिक्वायर्ड होते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होते हैं, और जब वो उसको इस स्टेज तक लेकर जाता है, इसको कहते हैं वेलनेस। अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ वेलनेस है, तो ये 7 डायमेंशन है वेलनेस की। इसकी तादाद आपको याद होनी चाहिए कि हमारे पास वेलनेस के कितने डायमेंशन है। हमारे पास वेलनेस के 7 डायमेंशन है, एक एक करके हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है फिजिकल पोटेंशियल या फिजिकल डायमेंशन। एबल टू कैरी आउट डेली टास्क, achieve fitness, maintain adequate nutrition, body fat, avoid alcohol, drug abuse or tobacco product, practice healthy lifestyle habit। अगर देखो, अगर आप अपने डेली टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आप फिटनेस जो है उसको अचीव कर सकते हैं, न्यूट्रिशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक हेल्थी न्यूट्रिशन लेते हैं, आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप अपनी बॉडी फैट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अल्कोहल वगैरह आप यूज़ नहीं करते, आपका लाइफस्टाइल हेल्थी है, तो फिर आप फिजिकल पोटेंशियल पे है, आप अपने हाई फिजिकल पोटेंशियल पे हैं जो आपका होना चाहिए और फिजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से आप वेल हैं।
सेकेंड हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं सोशल पोटेंशियल। सोशल पोटेंशियल एबल टू interact successfully with people in one environment, to develop and maintain intimacy with other, to develop respect and tolerance about different opinion and beliefs। देखो, सोशल पोटेंशियल कहते हैं सोशल एस्पेक्ट्स। अगर आप सोशल एस्पेक्ट्स के हवाले से हेल्थी हैं, किस तरह कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आप वहाँ पे जो लोग हैं आप उसके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आप फ्रेंडशिप बना सकते हैं, आपका जो है फैमिली के साथ अपना अलग जो बर्ताव होता है, इस तरीके से आप वहाँ पे सोसाइटी के लोगों के साथ आप अच्छे तरीके के साथ पेश आते हैं, आप लोगों के ओपिनियंस को, लोगों के बिलीफ को टॉलरेट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से सुनते हैं और आप क्या कर लेते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो इन तमाम सोशल एस्पेक्ट्स के हवाले से आप हाई पोटेंशियल पे हैं और सोशली आप क्या है, वेल हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इमोशनल पोटेंशियल, एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, एक्सप्रेस इमोशन अप्रोप्रिएटली एंड एक्सेप्ट लिमिटेशन। कि अगर आपको अगर कोई स्ट्रेस होता है, कोई एंजाइटी होती है, उसको आप क्या करते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने इमोशन को अप्रोप्रिएटली अच्छे तरीके के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपकी जो लिमिटेशन है, जो आप में खामियां है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप इमोशनली हेल्थी हैं और इमोशनल पोटेंशियल आपका हाई है। इसके बाद हमारे पास इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल समथिंग रिलेटेड टू योर लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग। कि अगर एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड मीटिंग न्यू चैलेंजेस। कि अगर आपके एबिलिटी है कि आप चीज़ों को सीखते हैं, फिर आप जो इंफॉर्मेशन सीखते हैं उसको अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और आप अपने जो आपके चैलेंजेस हैं, जो आपके नीड्स है, उसको अच्छे तरीके के साथ पूरी कर सकते हैं। तो फिर आप इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल हाई है आपका और आप इंटेलेक्चुअली वेल पर्सन कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल पोटेंशियल आता है। इन्वायरमेंटल पोटेंशियल एबिलिटी टू प्रोमोट हेल्थ मेजर टू इनहांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटी। कि अगर आप क्या कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आपके जो लिविंग कंडीशन है और जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर आप इसको अच्छे तरीके के साथ प्रमोट करते हैं, आप जो है अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, आप अपने घर को जो है हाइजीनिक रख सकते हैं, आपका जो है हैंड वॉशिंग, ये चीज़ें हो गई। तो वो तमाम तरीके जो आप अपने घर में अपने लिए इन्वायरमेंट सेट करते हैं, अपने जो है डिफरेंट मेजर लेते हैं ताकि आपका हेल्थ प्रोमोट हो, अगर आपकी ये एबिलिटी है तो फिर आप इन्वायरमेंटली क्या है, वेल कहलाते हैं। इसके बाद स्पिरिचुअल पोटेंशियल, बिलीफ इन सम फोर्सेस आर हायर पावर, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। कि आपकी लाइफ का एक मीन हो, एक पर्पस हो, आप आपका रिलीजन आप बिलीफ आपके होते हैं, आपके जो मॉरल्स जो वैल्यूज होते हैं, जिन चीज़ों को आप वैल्यू देते हैं, जिस तरह अगर मुसलमान की बात करें तो वो एक अल्लाह को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत, ये तमाम चीज़ें अगर इसके हवाले से आप हेल्थी हैं तो फिर आप क्या, फिर आप स्पिरिचुअल पोटेंशियल आपका हाई है और स्पिरिचुअली आप वेल पर्सन कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है ऑक्यूपेशनल पोटेंशियल, द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर टाइम। अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंस पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर। कि देखो कि अगर एक पर्सन हमारे पास वर्किंग इन्वायरमेंट में वो अच्छे तरीके के साथ लोगों के साथ पेश आता है, वर्क का उसका अपना टाइम है, घर वालों को वो अपना टाइम देते हैं, फ्रेंड्स वगैरह को वो अपना टाइम लेता है, सही है। तो वो क्या कहलाता है, वो उसके जो एजुकेशन उसके पास है, उसने जो चीज़ सीखी है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, फिर ये हमारे पास पर्सन ऑक्यूपेशनली हेल्थी कहलाता है, ऑक्यूपेशनली वेल पर्सन कहलाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास इलनेस और डिजीज में क्या फ़र्क है। Disease can be described as an alteration in body functioning resulting in a reduction of capacity or shortening of normal lifespan। कि अगर किसी भी वजह से, इसमें मेजर हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, अगर हमारे पास आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में अल्टरेशन आ जाए और जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है
जो उसकी हमारे पास जिससे रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी ना हो, उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए और आपका लाइफ स्पेन जो है वो कम हो जाए, फिर इसे कहते हैं डिजीज। अ डिजीज इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट इंपेयर नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और डिजीज हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन है। किस तरह हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में डिजीज काज करता है। आपके पास लीवर डिजीज है जिसके एक पैथोलॉजी है लीवर का, आपको कहे कि लीवर डैमेज हो गया है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स वगैरह है, वायरल डिजीज डिफरेंट टाइप ऑफ है। तो डिजीज वो डिजीज कंडीशन होता है कि जिसमें आपके पास क्या होगा, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी जो आपके स्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगी और फंक्शन को भी डैमेज करेगी। इलनेस, अच्छा, इलनेस इज अ ब्रॉड टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज अ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ। लेकिन इलनेस क्या है, वो हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है और वो हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं कि वो पर्सन मैक्सिमम एस्पेक्ट्स की तरह से कहें कि वो हमारे पास हेल्थी नहीं है, उसकी हेल्थ की कंडीशन पुअर है। क्यों? क्योंकि इलनेस इज नॉट ऑलवेज ड्यू टू डिजीज। इलनेस हमारे पास डिजीज की वजह से नहीं होती। किस तरह कि अगर एक पर्सन ने टेंशन ले लिया है, अक्सर लोग जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों? कोई भी रीजन नहीं होता, वो वैसे वहम करते हैं, तो वो इल तो कहलाते हैं लेकिन वो डिजीज पर्सन नहीं कहलाते। इसलिए तो कहते हैं कि इलनेस हमारे पास ब्रॉड टर्म है जिसमें आपका स्टेट ऑफ हेल्थ वो पूरा होगा और जरूरी नहीं है कि आपको डिजीज की वजह से हो। डिजीज की वजह से इलनेस होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको डिजीज होगी तभी आप इल होगे, डिजीज नहीं होगी तब आप इल नहीं होगी, ये बात जरूरी नहीं है। इलनेस द यूनिक रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। It is an abnormal, highly personal and subjective feeling in which individual physical, emotional, intellectual, social, developmental or spiritual functioning is thought to be diminished or impaired। कि अगर एक पर्सन को डिजीज होती है या कोई भी इस तरह का कंडीशन है कि उसको वो पर्सन फिजिकल भी या सोशल या इमोशनल या इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल या स्पिरिचुअल अगर वो उसको एबनॉर्मल रिस्पांस दे दे तो वो पर्सन हमारे पास इल पर्सन कहलाता है। क्योंकि अक्सर आप मेंटल हेल्थ में आप पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में, वहां पे हमारे पास कोई स्टिमुलस कोई सोर्स नहीं होता लेकिन पर्सन मेंटली जो है वो इल हो जाता है। तो क्या है, वो एबनॉर्मल रिस्पांस है और ये मैक्सिमम सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। इलनेस समथिंग सब्जेक्टिव, ये आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, आपके अपने परसेप्शन होते हैं। जब तक आप किसी को शो नहीं करते या किसी को बताते नहीं, लोगों को पता नहीं चल सकता। Illness is a condition characterized by a deviation from a normal health state which is manifested by a physical and psychological symptom। क्या होता है हमारे पास इलनेस में कि जो आपका नॉर्मल हेल्थ स्टेट है, जो आपकी नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है, आप उससे डिविएट होते हैं और या तो फिजिकल सिम्टम आपके होंगे या साइकोलॉजिकल सिम्टम होंगे। फिजिकल सिम्टम ये कि आप जो है कोई फंक्शन नहीं कर सकेंगे, आपकी जो नॉर्मल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। साइकोलॉजिकल सिम्टम, आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, एंजाइटी वगैरह आपको हो सकता है। इलनेस इज अ स्टेट इन विच पर्सन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डिमिनिश्ड और impaired in comparison with the previous experience। कि हमारे पास एक पर्सन पहले जो उसके फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल डिफरेंट जो उसके एक्सपीरियंस थे, लेकिन इलनेस के बाद वो उसमें चेंजेस आ जाती, वो एबनॉर्मल हो जाती। तो इस कंपैरिजन के थ्रू फिर आपको पता चलता है कि ये पर्सन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इल पर्सन है। अब वेरिएबल इफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर, हमारे पास मेजर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर वेरिएबल्स हैं जो आपके इलनेस को इफेक्ट करती है। वेरिएबल वो जिसकी चेंजेस की वजह से आप इलनेस का शिकार होते हैं, आपका इलनेस होती है। मीन्स आपका ये डिफरेंट जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, ये आपके पास एबनॉर्मल चेंजेस इसमें आते हैं। जो इंटरनल वेरिएबल्स हमारे पास है उसमें क्या आता है, परसेप्शंस ऑफ सिम्टम्स, कि हमारे पास सिम्टम्स को आप किस तरह परसीव करते हैं। समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, कि आप एक चीज को किस तरह लेते हैं। अगर आपने उस चीज की तरफ एबनॉर्मल रिस्पांस शो किया तो फिर आप क्या होगे, आप इल होगे। तो ये इंटरनल वेरिएबल है। दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ इलनेस। इलनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इलनेस कौन सी है। आप कोई फिजिकल इलनेस आपको हो गई, आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, आप कोई फंक्शन वगैरह नहीं कर सकते, या आपकी साइकोलॉजिकल समथिंग रिलेटेड योर माइंड, कुछ चीज़ आपके माइंड में चल रही है गलत, तो ये हमारे पास नेचर ऑफ इलनेस भी क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन को भी इफेक्ट करते हैं, कि हमारे पास जो इलनेस होती है वो उसका इफेक्ट हमारे बच्चों में अलग होता है, बूढ़ों में अलग होते हैं। कुछ लोग हमारे पास गुस्से वाले होते हैं, उसमें अलग रिस्पांस होते हैं। कुछ लोग हमारे पास शरीफ काम पर्सनैलिटी के होते हैं, उसमें अलग होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन पे भी जो हमारे पास डिपेंड करता है।
तो ये वो इंटरनल फैक्टर जो क्या कहते हैं, जो इलनेस को इफेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर पे। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास क्या है, विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, कि एक पर्सन को जो सिम्टम होते हैं, जो उसके फंक्शन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, उसकी विजिबिलिटी भी आपके पास इलनेस को इफेक्ट करती है। दूसरा, सोशल ग्रुप्स, सोशली आपको कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता, आपके फ्रेंड सपोर्टिव हैं, आपको फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, तो ये फैक्टर आपके इलनेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद कल्चरल्स एंड वैल्यूज़, आप किन चीज़ों को अहमियत कितनी देते हैं। अक्सर लोग हमारे पास होते हैं कि वो छोटी सी बीमारी हो जाए उसको बड़ी अहमियत देते हैं, वो मुझे ये बीमारी हो गई उसे बड़ा समझते हैं, तो फिर वो हाई प्रॉब्लम, वो इलनेस का शिकार हो जाते हैं और वो सीवियरिटी की तरफ चले जाते हैं। तो आपकी वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करते हैं और कल्चर पे भी डिपेंड करते हैं कि जो आपके कल्चर्स बिलीव, कल्चर्स वैल्यूज, कैरेक्टर्स कौन से, वो आपके इलनेस को इफेक्ट करती है। क्योंकि हमारे पास जो कल्चर मिथ वगैरह यूज होते हैं, जो घरेलू टोटके वगैरह होते हैं, तो फिर उसकी वजह से या तो इलनेस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, या हमारे पास लोग जो है, क्योंकि इलनेस जो है वो मैक्सिमम माइंड से रिलेटेड है, तो अगर कल्चर कुछ इस तरह के करेक्टर या कोई कल्चर प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आपका माइंड सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो फिर ये आपके इलनेस को इफेक्ट करता है और आप इलनेस आपकी ठीक हो सकती है। इस तरह हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल, ये तो आपको पता है, फाइनेंशियल जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन इलनेस के साथ, कि अगर हमारे पास लोगों की जो है जॉब वगैरह नहीं होती, तो फिर हमारे पास वो मेंटली इल होते। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम अगर नज़दीक है, वो आपके पास एक्सेसिबल है, आपको हेल्थ रिसोर्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रहे हैं, तो आपकी इलनेस जो है वो कम होती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलती, आपको और भी स्ट्रेस में होते हैं, आपकी फिजिकल फंक्शन वगैरह वो और भी खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ इलनेस पे, कि हमारे पास इलनेस के कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट जनरली हैज अ रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड लास्टली ओनली फॉर अ रिलेटिव शॉर्ट टाइम। जो हमारे पास एक्यूट इलनेस होते हैं वो एकदम से आपको होता है, एकदम से आपके फंक्शन, इमोशनल वगैरह चेंजेस आप में आ जाती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन कम होता है, सिवियरिटी ज़्यादा होती है। सही है। एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह हमारे पास एपेंडिसाइटिस हमारे पास है, नमूनिया है, डायरिया है, कॉमन कोल्ड, तो ये इस तरह के डिजीज हैं कि ये एब्रप्ट विद इन फ्यू डेज जो है वो आप में क्या कर लेता है, आप में प्रॉब्लम क्रिएट शुरू कर देता है, आपको पेन स्टार्ट हो जाती है, आपकी फिजिकल इलनेस आपको हो जाती है, कि आपके फंक्शन वगैरह वो कम हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वो इलनेस जिसका ऑनसेट एकदम से हो और वो इंतहा ज़्यादा क्या कहते हैं सख्त हो, उसकी शिद्दत ज़्यादा हो, लेकिन हो शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो हमारे पास एक्यूट इलनेस में आता है। क्रॉनिक इलनेस में हमारे पास अ ब्रॉड टर्म दैट इनकम्प्रेसेस मेनी डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशन। क्रॉनिक इलनेस में हमारे पास क्या है कि ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आप में फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशन आती है। इसमें आपके पास क्या आते हैं, परमानेंट चेंज आते हैं, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इफेक्ट करता है, वो इतना सीवियर नहीं होता स्टार्ट में। इट काजेज बाय इररिवर्सिबल अल्टरेशन इन नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आप क्रॉनिक इलनेस में तब जाते हैं कि अगर आपके क्या होता है कि अगर आपके एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में एक इररिवर्सिबल अल्टरेशन आ जाए। देखो, जो हमारे पास क्रॉनिक इलनेस होते हैं वो शुरू में इंसान को पता नहीं होता, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है, और जिस टाइम आपको पता चल जाता है फिर वो अल्टरेशन इररिवर्सिबल होता है। इट रिक्वायर स्पेशल पेशेंट एजुकेशन फॉर रिहेबिलिटेशन। तो इस कंडीशन में आपने रिहेबिलिटेशन के लिए पेशेंट को स्पेशल एजुकेशन देनी होगी, चीज़ों से आपने उसको इन चीज़ों से मना करना होगा, न्यूट्रिशनल वगैरह मैनेजमेंट के बारे में आपने उसको बताना होगा। इट रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर आर सपोर्ट। और क्रॉनिक इलनेस को ट्रीट करने के लिए आपको जो है ज़्यादा टाइम दरकार होगा, आपने ज़्यादा टाइम जो है केयर करनी होगी पेशेंट की, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस, COPD, आर्थराइटिस वगैरह जो हमारे पास है, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर जो आता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हैं जिसको क्या कहते हैं, जो हमारे पास फुली ट्रीट नहीं होते, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको महीने दरकार होते हैं। जिस तरह हमारे पास COPD, आर्थराइटिस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम दे लेता है केयर करने में और ट्रीट होने में। एक्यूट इलनेस हमारे पास
ड्यूरेशन इसका शॉर्ट होता है, ये हमारे पास मोस्टली सीवियर होता है और स्टार्ट एब्रप्टली एंड सबसाइड इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। ये एकदम से आपको स्टार्ट हो जाएगा और ये सबसाइड ट्रेड भी जल्दी से हो जाता है और इसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ होती है। तो वो इलनेस जो आपको जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ हो और वो इंतहाई ज़्यादा सीवियर हो तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्यूट इलनेस में। क्रॉनिक इलनेस में कौन से डिजीज आते हैं जो कि हमारे पास 6 मंथ या इससे ज़्यादा तक परसिस्ट करते हैं। मे इफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन एनी डायमेंशन, ये आपकी बॉडी को किसी भी डायमेंशन में फिजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी उसको इफेक्ट कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकते हैं, उसके फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकता है। अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, ये आपको डिसेबिलिटी तक लेकर जा सकता है क्योंकि इसमें स्टार्ट में आपको पता नहीं होता और मैक्सिमम क्रॉनिक डिजीज जो हमारे पास है वो इर्रिवर्सिबल, उसकी वजह से आप में इर्रिवर्सिबल अल्टरेशन आ जाती है तो फिर ये आपको डिसेबिलिटी तक लेकर जा सकता है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और इससे आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। अब आ जाते हैं इलनेस बिहेवियर पे। इलनेस बिहेवियर रिफर टू द वे इन विच सिम्टम आर परस्यूड, इवैल्यूएटेड एंड acted upon by a person who recognize some pain, discomfort or other sign of organic malfunction। कि अगर एक पर्सन को हमारे पास पेन हो या कोई डिस्कम्फर्ट हो या कोई किसी भी किस्म का उसके बॉडी में कोई एबनॉर्मल कोई माल फंक्शनिंग हो रही हो और उसकी तरफ जो उसका रिस्पांस होगा, जो उसका एटीट्यूड होगा, तो उसे कहते हैं इलनेस बिहेवियर। की वो अपने इलनेस को किस तरह परसीव करता है, उसको किस तरह अपने जहन में लेता है, उसकी एवल्यूएशन किस तरह करता है। क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग होते हैं जो बीमार हो लेकिन वो अपनी बीमारी को नहीं मानते। कुछ लोग जो है वो हमारे पास वहमी टाइप से हो जाते हैं कि वो कहते हैं हाँ मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या वो टेंशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये जो आपकी परसेप्शन है कि जो आप डिजीज का टाइम पे आप लेते हो, इसको कहते हैं इलनेस बिहेवियर। अ कोपिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व वे इंडिविजुअल डिस्क्राइब, मॉनिटर, इंटरप्ट their symptom, take remedial action and the use of health care system। कि अगर एक पर्सन को एक डिजीज हो जाती है फिर वो उस डिजीज को किस तरह परसीव करता है, फिर उसके बाद क्या करता है उसको किस तरह मॉनिटर करता है, इसके बाद जो कोई हेल्थ केयर की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह की तरफ जाते हैं, फिर उसकी जो ट्रीटमेंट चलती है तो उसके दौरान उसकी जो सोच होता है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो उसके क्या कहलाते हैं कि जो कोई वो एक्शन लेता है, जो सिम्टम उस पर अपियर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये तमाम मिलके उसका इलनेस बिहेवियर आपके पास बनाता है। द वे द सिक पर्सन एक्ट इज कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। और इसको सिंपली हम इस तरह भी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बीमार पर्सन जिस तरह वो बिहेव करता है, जिस तरह उसके एक्शन होते हैं, वो उसके इलनेस बिहेवियर हमारे पास बनाते हैं। अब इमोशनल रिस्पांस इलनेस की तरफ एक पर्सन का किस तरह होगा कि अक्सर हमारे पास लोग जो है वो फियर उसमें आ जाते हैं, खौफ करते हैं, वो हमारे पास डरते हैं। कुछ लोग जो क्या कहते हैं कि वो अपने डिजीज़ के हवाले से वेरी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, सही है, फियर होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी उनको होती है। दूसरा हमारे पास इमोशनल रिस्पांस है कि ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पनेस, कि अगर उसकी इलनेस की वजह से अगर उसमें कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो कोई फंक्शन परफॉर्म ना करे, मिसाल के तौर पे अगर किसी पर्सन को फुट वगैरह में मसला है तो वो फिर चल नहीं सकेगा, तो उसके माइंड में कहते फीलिंग्स ऑफ हेल्पनेस आती है कि मैं तो माजूर हो गया, मैं लोगों पे डिपेंडेंट हो गया, इस तरह के फीलिंग उसके माइंड में आती है। एंजाइटी उस पर्सन को होती है, होपलेसनेस वो हो जाता है हमारे पास, उसका होप कम हो जाता है, मीन्स वो मायूसी की तरफ जाता है, वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। ये हमारे पास इमोशनल रिस्पांस है इलनेस की तरफ। दूसरा एंगर एंड हॉस्टिलिटी, जो हमारे पास इल पर्सन होते हैं, जो हमारे पास बीमार लोग होते हैं, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी आ जाते हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े से होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि ये इन्वायरमेंट व ये एक्सटर्नल लोग जो हमारे पास है ये हमारे खिलाफ है, या ये खुश है कि हम बीमार है, या हमारी बीमारी की वजह से ये खुश है। तो इस तरह के जो हमारे पास इमोशनल रिस्पांस जो है लोगों का इलनेस की तरफ होता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, तो जो इलनेस है इसका इम्पैक्ट क्लाइंट पे भी होता है, जो पेशेंट है उस पे भी होते हैं और उसके फैमिली पे भी होते हैं। क्लाइंट पे ये होते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको अचीव नहीं कर सकता, वो एबिलिटी उसकी कम हो जाती है, सही है। इसके बाद हमारे पास जो फैमिली पे इसका इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि फैमिली ने फिर उस पर्सन को सपोर्ट करना होता है, उसकी केयर करनी होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती हैं, जिस तरह हमारे
पास वायरल डिजीज एड्स वगैरह आ गए, तो इस कंडीशन में फैमिली जो है वो ज़्यादा सफ़र होती है उस पर्सन के इलनेस की वजह से। अब इलनेस के दौरान पेशेंट की हमने कौन कौन से सपोर्ट करना होगा, उसको फैमिली सपोर्ट उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे पास फैमिली उसे सपोर्ट करेगी, उसकी केयर करेगी, क्योंकि अगर फैमिली उसकी सपोर्ट नहीं करती तो वो उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। हेल्थ केयर गिवर सपोर्ट, हेल्थ केयर गिवर जो हमारे पास है वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स वगैरह, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो भी उसको सपोर्ट करेंगे, उसको भी हेल्प आउट करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, उसको काउंसल करेंगे, एजुकेट करेंगे उसके हेल्थ के हवाले से। कंप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन हमारे पास वो पर्सन यूज़ करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज ट्रीट करने के लिए। फेथ हीलिंग हमारे पास के ये होते हैं कि वो जो उसके रिलीजियस प्रैक्टिस हमारे पास, वो कोई दम, वो कोई वजीफे वगैरह जो वो करना चाहता है जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं, इसके थ्रू भी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और होम्योपैथी हमारे पास इस तरह के ड्रग्स होते हैं जो जिसका असर तो कम होता है, लेकिन आपने जब ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा टाइम के लिए जब आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका असर होता है। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट है जो आपने प्रोवाइड करने होते हैं एक इल पर्सन को उसके इलनेस के दौरान। इसी में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का सेकंड पार्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, वो उसका लिंक हमने इस यूनिट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।